हेलो फ्रेंड्स, मैं नगेंद्र जैन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने इसमें अपने सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से दिखाया है। कई सारे प्लेस भी इनके ऊपर, कई सारे फिल्में भी इनके ऊपर बनाई गई हैं। ड्रामाटिस्ट ने बहुत अच्छे से ड्रामा को परफॉर्म किया है। तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, इनके कैरेक्टर्स का नहीं बल्कि इसकी इसकी थीम का, कि क्या कहना चाहता है विलियम शेक्सपियर इस मैकबेथ के जरिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैकबेथ सेट प्राइमरीली इन स्कॉटलैंड। मुख्यतः ये मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड की कहानी है, जिसमें जो भरी हुई है मिक्सेस है तीन चीजों से। एक तो विच क्राफ्ट यानी चुड़ैलों से, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी से, एंड मर्डर और कत्ल से। Three weird sisters appear to Macbeth and his comrade Banquo after a battle and prophecy. अब इसमें होता क्या है कि तीन वियर्ड सिस्टर्स यानी जो तीन डायने हैं जो दिखाई देती हैं मैकबेथ में, और उसके साथ उसके कॉमरेड यानी उसके साथी बैंको को, कब? जब युद्ध समाप्त हो जाता है और आकर वो उनको मिलती हैं और भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ विल बी किंग एंड दैट द डिसेंडेंट्स ऑफ द बैंको विल बी द रेन। इसका मतलब कि जल्दी ही मैकबेथ तो राजा बनेगा और बैंको के जो उत्तराधिकारी हैं, जो बच्चे हैं, वो राजा बनेंगे, यानी बैंको खुद राजा नहीं बनेगा। When Macbeth arrived at his castle, जब मैकबेथ अपने किले में पहुंचता है, he and Lady Macbeth plot to assassinate King Duncan। तो वो और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ राजा डंकन को मारने की कोशिश का एक प्लान बनाते हैं। एंड soon to be their guest, जो कि जल्दी ही उनके मेहमान बनने वाले हैं, किंग डंकन, so that Macbeth can become king, ताकि मैकबेथ क्या बन जाए? राजा बन जाए। आफ्टर मैकबेथ मर्डर्स डंकन, मैकबेथ ने अब क्या कर दिया है? डंकन का मर्डर कर दिया है। एंड किंग्स टू सन्स फ्ली, और जो राजा के दो बच्चे हैं वो अब भाग जाते हैं वहां से। और मैकबेथ इज क्राउन, अब मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है। फियरिंग दैट बैंकोस डिसेंडेंट्स विल, इस बात के डर से कि शायद बैंको के जो वंशज हैं वो राजा ना बन जाएं, इसलिए मैकबेथ खुद राजा बन जाता है। अकॉर्डिंग टू वियर्ड सिस्टर्स प्रेडिक्शन, जैसा कि वियर्ड सिस्टर्स ने, उन तीन चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी। टेक ओवर द किंगडम, और क्या कर लेता है? पूरे साम्राज्य को टेक ओवर कर लेता है। मैकबेथ एंड बैंको किल्ड, और मैकबेथ जो है बैंको को मार देता है एट ए रॉयल बैंक्वेट दैट इवनिंग। और एक शाम जब रॉयल बैंक्वेट यानी शाही दावत का आयोजन किया जा रहा था, मैकबेथ देखता है, क्या देखता है? बैंको का घोस्ट अपीयर कवर्ड इन ब्लड, जो किसमें सना हुआ है? खून में। एंड मैकबेथ डिटरमाइंस टू कंसल्ट द वियर्ड सिस्टर्स अगेन, और वापस मैकबेथ उस बात को याद करने की कोशिश करता है जो वियर्ड सिस्टर्स ने जो कंसल्ट की थी उनसे आफ्टर द बैटल। दे कंफर्ट हिम विद एम्बिगुअस प्रोमिसेस, और वो याद करते हैं उनके अस्पष्ट वादों को, बड़ा लेकिन फिर भी रिलीफ तो उनको देता ही है। अनदर नोबलमैन मैकडफ, और इसके अलावा एक और सिपाही है जो मैकडफ है, राइट्स टू इंग्लैंड टू जॉइन डंकन एल्डरसन। तो डंकन का जो बड़ा बेटा है मैलकॉम, कौन है? देखो, ये डंकन का बड़ा बेटा है मैलकॉम, जो कि कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। और इस मैलकॉम के पास जाता है उनका एक सिपह सालार नोबलमैन, जिसका नाम है मैकडफ। और मैकबेथ जो है हैज मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रंस मर्डर, और पीछे से जो मैकबेथ है मैकडफ के बीवी और बच्चों को मार देता है। मैलकम एंड मैकडफ लीड टू आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ, और उसके बाद मैलकम एंड मैकडफ एक आर्मी तैयार करते हैं मैकबेथ के अगेंस्ट। एंड लेडी मैकबेथ गोस मैड एंड कमिट सुसाइड। और इस सब चीज के चलते जो इसकी पूरी जिम्मेदार है इस पूरे प्रोग्राम की, जो पूरे नोवेल की, ड्रामा की, वो जो है लेडी मैकबेथ, वो मर जाती है, उसने सुसाइड कर लिया होता है। मैकबेथ कन्फ्रंट्स मैलकम आर्मी, मैकबेथ मैलकम की आर्मी का सामना करता है, ट्रस्टिंग इन देयर वियर्ड सिस्टर्स, लेकिन अभी भी वो वियर्ड सिस्टर्स पर तो विश्वास कर ही रहा है कि शायद उसकी भविष्यवाणी, उसकी प्रोफेसी सही होगी। कंफर्टिंग प्रोमिसेस, और यही चीज उसको अभी भी कंफर्ट दे रही है। ही लर्न्स दैट द प्रोमिसेस आर ट्रिक्स बट कंटिन्यूअस टू फाइट। उसको पता लग जाता है कि जो वियर्ड सिस्टर्स ने जो प्रॉमिस करे हैं वो क्या हैं? वो ट्रिक्स हैं, धोखेबाजी है, लेकिन कंटिन्यूअस टू फाइट, लेकिन फिर तभी भी वो लड़ते रहता है। मैकडफ किल्स मैकबेथ एंड मैलकम बिकम्स द स्कॉटलैंड किंग। इसके बाद मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है और मैलकम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। तो दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू था। आमतौर पर लोग बाग इसको भूल कर ही दे देते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज लिखकर, ताकि कोई चीज मिस ना हो। अब शुरू करते हैं हम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एक्ट 1। तो दोस्तों, ये जो
प्ले है, ड्रामा है, ये आपका 5 एक्ट्स में बटा हुआ है। और टोटल की अगर बात करें तो इसमें 28 सीन्स हैं और एक्ट 1 में आपके 7 सीन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी हम आज एक्ट 1 और एक्ट 2 को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन, एक एक शब्द का मीनिंग बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य और अपना ध्यान दोनों ही बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सीन 1 की शुरुआत होती है थंडर एंड लाइटनिंग, यानी तूफान हो रहा है, लाइटनिंग, लाइट हो रही है मतलब बिजलियां कड़क रही हैं। एंड 3 विचेस एंटर्स, एंटर्स कितनी विचेस एंटर करती हैं? 3 विचेस यहाँ पर एंटर करती हैं। देखिए रंगीन जो कलरफुल वर्ड्स है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो वर्ड्स को बोलेगा और उसके बाद उनके डायलॉग्स ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट विच कहती है दोस्तों, When shall we three meet again, कि हम तीनों दोबारा कब मिलेंगी। चुड़ैलें आपस में बात कर रही हैं। इन थंडर, लाइटनिंग और रेन, क्या हम कभी थंडर में मिलेंगी, तूफान में मिलेंगी क्या, या लाइटनिंग या बिजली कड़केगी जब मिलेंगी, या फिर जब बारिश होगी तब मिलेंगी। तो दोबारा मिलने की बात चल रही है। तीनों ही वर्ड्स देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ये चीज चलाई जा रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि एक एक वर्ड पे फर्स्ट ग्रेड में एक एक वर्ड से सवाल बन सकते हैं और बनते हैं। आरपीएससी आमतौर पर इन चीजों के सवाल पूछती है और जहां जहां भी मैकबेथ जो आपका ड्रामा है वो लगता है, वहां वहां इन चीजों के सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो देखिए 3 वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है। आपसे इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा कि जब ड्रामा शुरू होता है तो फर्स्ट विच के द्वारा इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो थंडर का किया गया है, लाइटनिंग का किया गया है, रेन का किया गया है और वहां डाल देंगे समर। तो समर का नहीं किया गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक एक चीज पे ध्यान देते हुए चलना है। तो दोस्तों बात शुरू होती है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। तो वो बोलती है क्या थंडर में मिलेंगे, लाइटनिंग में मिलेंगे और रेन में मिलेंगे, या फिर रेन में मिलेंगे। तो सेकंड विच बोलती है जब, when the hurly ball is done, when the battle lost one। अब ये वन ना बोल के आप वन ही बोलेंगे। देखो ये राइमिंग बनाने के लिए डन और वन को ही बोला जाता है। अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो वहां पर डन और वन इसी तरह से बोला गया है। तो वो कह रही है कि जब ये हर्ली बर्ली, जब ये शोर शराबा, ये हा हुल्लड़ खत्म हो जाएगा, ये हा हुल्लड़ जो मच रहा है युद्ध का वो खत्म हो जाएगा। when the battle is lost and won, या फिर इस युद्ध को या तो कोई हार जाएगा या फिर कोई जीत जाएगा, हम दोबारा तब मिलेंगे। इसके बाद आता है कि थर्ड विच कहती है देयर विल बी एयर हाफ द सन। अब ये दोस्तों ये आर का ERE का क्या मतलब है? और आर का मतलब होता है बिफोर, यानी दैट विल बी अर द सेट ऑफ सन। इसका मतलब कही कि यार ये युद्ध जो है वो सूरज के ढलने से पहले तो समाप्त हो ही जाएगा ना। उसके बाद फर्स्ट विच बोलती है वेयर द प्लेस, कि आखिर हम मिलेंगे कहाँ तीनों। तो सेकंड विच बोलती है अपॉन द हीथ। दोस्तों इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं कि किसने बोला था अपॉन द हीथ, फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच। तो आपको याद रखना है ऑन द अपॉन द हीथ बोला था सेकंड विच ने। थर्ड विच दे आर टू मीट विद मैकबेथ, माम को मैकबेथ तो मिलेगा ना, ये बात बोलती है थर्ड विच। तब फर्स्ट विच बोलती है आई कम ग्रेम एल्किन। देखिए दोस्तों एक छोटा सा पिक्चर मैंने यहाँ पर लगा हुआ है ताकि आप समझ सके ग्रेम एल्किन क्या है। एक तरह की भूरी बिल्ली का नाम है ग्रेम एल्किन, एक तरह की बुरी बिल्ली का नाम है ग्रेम एल्किन। प्रत्येक डाइन जो है अपने साथ इस तरह का कोई पशु या पक्षी रखा करती थी जो उसके इशारे पर कोई भी रूप बदल सकता था। इसमें वे दूसरों पर जादू टोना किया करती थी। और इसी तरह से सेकंड विच भी बोलती है पैडॉक कॉल्स। पैडॉक क्या है? इसी तरह का एक मेंढक है जो रूप वगैरह बदलते हैं। और थर्ड विच बोलती है अनन क्विकली, यानी जल्दी आई, मैं जल्दी आई। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोड देखो इस चीज का ये है, जो पूछा जाता है कि सबसे पहली बार ये जो आपकी लाइन्स हैं कौन से एक्ट में इस्तेमाल हुई है। तो एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। तो देखिए फेयर यानी जो फेयर है, जो साफ सुथरा है, वही फाउल है, वही गंदा है। देखिए दोस्तों हम इंसानों के लिए जो चीज अच्छी दिखाई देती है वही डायनों के लिए बुरी दिखाई देती है। और जो डायनों के लिए गंदी है, मतलब जो फाउल है, जो गलत है हमारे इंसानों के लिए, वही तो डायनों के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर डायने इंसानों की बिल्कुल रिवर्सल चलती है। तो हमारे लिए जो फेयर है वो उनके लिए फाउल है यानी गंदा है, और हमारे लिए जो फाउल है वो उनके लिए फेयर है। ओवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर। और आगे वो कहती है चलो एक काम करते हैं इस फॉग वाले एरिया में, इस फॉग वाले मौसम में, और हम यहाँ से उड़ चलें, आ जाओ चलो हम ऐसे इस एयर में उड़ चलें। और इस तरह से दोस्तों पहला सीन एग्जिट हो, और इस तरह से वो एग्जिट हो जाती हैं और पहला सीन आपके खत्म हो जाता है। छोटा सा सीन था, आगे सेकंड सीन को भी इसी में इंक्लूड करते हैं। तो आज हम 2 ही सीन करेंगे। देखिए आपको पता है ना ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलार्म विद इन, क्या बजते हैं? अलार्म बजते हैं। और एंटर करते हैं किंग डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड। अब देखिए ये उनके बेटे हैं डंकन के, मैल्कम एंड डोनाल्ड। इसके अलावा कुछ उनके अटेंडेंट्स लेनॉक्स है
और कुछ अन्य जो उनके लोग हैं छोटे मोटे, और मीटिंग ए ब्लीडिंग कैप्टन, और एक खून में सना हुआ एक व्यक्ति आता है दौड़कर। आप सोच के देखिए कि स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है ड्रामा, और इस तरह से एक तुरही, जो आपके आमतौर पर कभी आपने ड्रामा देखे हो तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और फिर कुछ लोग स्टेज पर अपीयर हो जाते हैं और उसके बाद आगे की सारी चीज चलती है। तो चलिए देखिए, सीन 2 की शुरुआत, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सीन 2 की शुरुआत किस कैरेक्टर से होती है, किस कैरेक्टर के डायलॉग से होती है? तो डंकन के कैरेक्टर डंकन से होती है। तो शुरू करिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए इसी तरह से बनते हैं दोस्तों। तो डंकन शुरुआत में कहते हैं कि व्हाट ब्लडी मैन इज दैट, कि कौन है ये आदमी जो खून से सना हुआ है, लथपथ है। ही कैन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट दे सकता है हमको। एज सीमेथ बाय हिज प्लाइट, प्लाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, कि इसकी दुर्दशा देखकर, तो सीमेथ मतलब इसकी दुर्दशा फील करके, इसकी जो दुर्दशा को फील करके हमको ऐसा लग रहा है ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट, कि ये जो रिवोल्ट चल रहा है, जो युद्ध जो बाहर चल रहा है, उसकी न्यूएस्ट स्टेट यानी नई नवीन जानकारी दे सकता है। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है जो खून से सना हुआ है, अभी अभी युद्ध के मैदान से आया हो, तो शायद ये हमको उसकी नई नई जानकारी दे सकता है। मैल्कम, मैल्कम कहते हैं दिस इज सार्जेंट, सार्जेंट ये वो सिपह सालार है, वो सैनिक है महाराज। मैल्कम बेटा है उनका, किंग डंकन का। ये वो सार्जेंट है महाराज, हु लाइक ए गुड एंड हार्डी सोल्जर, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहादुर सोल्जर की तरह लड़ा, फॉट, लड़ना है ना। गेस्ट, अब देखिए दोस्तों, आपने खूब अच्छी तरह से वर्ड स्ट्रेस वगैरह पढ़े होंगे, जब वर्ड स्ट्रेस में कहां से कहां लगता है। तो गेस्ट का मतलब आप पढ़ेंगे अगेंस्ट माय कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब पकड़े जाना, कि ये वो बहादुर सोल्जर है महाराज जो लड़ा था मेरे को पकड़े जाने के विरोध में, यानी युद्ध में मुझे स्थिति ऐसी बन गई थी कि वो मुझे पकड़ने वाले थे, विरोधी सेना, और ये मुझे पकड़ने से बचाने के लिए लड़ा था। हेल ब्रेव फ्रेंड, स्वागत है तुम्हारे बहादुर मित्र। कौन बोलता है? मैल्कम। फ्रेज पूछा जा सकता है हेल ब्रेव फ्रेंड किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो मैल्कम के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पहली बार मैंने इसको देखो बोल्ड कर दिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। से टू द किंग, राजा को बताओ, द नॉलेज, उस सभी जानकारी के बारे में, ब्रॉयल, जो किसकी है? युद्ध की है। ब्रॉयल का मतलब क्या होता है? युद्ध की। बताओ क्या चल रहा है युद्ध के मैदान में। एज दाउ डिडस्ट लीव इट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुमने युद्ध का मैदान अभी अभी छोड़ा है, तो तुम बता सकते हो कि वास्तव में युद्ध के मैदान में चल क्या रहा है, तो बताओ राजा को। कैप्टन, तो कैप्टन कहता है कि डाउटफुल इट स्टूड, कि बड़ा ही कंफ्यूजन है महाराज, युद्ध के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एज टू स्पेंड स्विमर्स, जैसे कि दो जो तैराक होते हैं, दैट डू क्लिंज टुगेदर, जो कि एक दूसरे से क्लिंज, चिपक जाते हैं, एंड चोक देयर आर्ट, और चोक का मतलब होता है बाधा बन जाना, और एक दूसरे के काम में, एक दूसरे की आर्ट में, आर्ट्स मतलब कलाओं में बाधा बन जाते हैं। द मर्सीलेस मैकडोनवाल्ड, तो जो वो मर्सीलेस मैकडोनवाल्ड है, देखिए मर्सीलेस वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मैकडोनवाल्ड के लिए। तो जो दयाहीन मैकडोनवाल्ड है, जो कि वर्दी है, जो कि लायक है टू बी ए रेबल, कहलाने के लिए, क्या? एक विद्रोही। फॉर टू दैट मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर, तो दो की देखिए दोस्तों, ये जो मैकडोनवाल्ड है इसके लिए कह रहा है कि इसमें इतनी ज्यादा बुराइयां, विलेनीज यानी बुराइयां भरी पड़ी हैं, कितनी गुना? कई गुना, मल्टीप्लाइंग गुना, ऑफ नेचर डू स्वार्म अपॉन हिम, उसमें इस तरह से समाई हुई है सारी बुराइयां, फ्रॉम द वेस्टर्न आइल। अब देखिए युद्ध चल रहा था और जो पश्चिमी आइलैंड है वहां से, तब ये युद्ध में सेना हार रही थी इनके विरोध में, तो उसमें जो पश्चिमी आइलैंड के ने नॉर्वे के राजा के द्वारा कुछ सैनिक और कुछ घुड़सवारों को भेज दिया गया था, जिससे उस सेना का पक्ष मजबूत हो गया था सामने वाली का, इनके खिलाफ। तो वो बोल रहा है कि जो वेस्टर्न आइल है ऑफ कर्न्स, कर्न्स का मतलब क्या होता है? पैदल सैनिक। गैलो ग्लासेस, गैलो ग्लासेस का मतलब क्या होता है? घुड़सवार। इज सप्लाइड, यानी जब कुछ पैदल सैनिक और कुछ घुड़सवार मैदान में आ गए थे, एंड फॉर्च्यून, और जो भाग्य है, ऑन हिज डैम्ड क्वारलिंग स्माइल, कि शायद वो भाग्य भी हम पर हंस रहा था, उनका सपोर्ट दे रहा था। शोड लाइक ए रेबल वोर, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी है, जिसने कुछ इस तरह का वोर अपीयरेंस कर रखा है अपना, कि शायद वो हम पर भारी पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक का देखो तो आप इतनी सी बात देख सकते हो कि वो जो स्विमर्स हैं, जो आपस में चिपके हुए हैं, बाधा बन रहे हैं एक दूसरे में, और जो मर्सीलेस मैकडोनल्ड है, जो वर्दी है अपने आप को विद्रोही कहलाने की, मतलब इतना बेकार आदमी है वो कि उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं, है ना, और उस सब पर हावी है ये चीजें,
और वेस्टर्न आइलैंड से जो कुछ सैनिक हैं, कुछ गैलो ग्लासेस हैं, कुछ घुड़सवार हैं, उसको उनकी मदद मिली थी। और उसके बाद फॉर्च्यून जो भाग्य है वो तो बदल गया, हमारे खिलाफ हो गया और हम पर हंसने लगा, और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई रेबल है, कोई प्रतिद्वंदी है। लेकिन बट ऑल इज टू वीक, लेकिन सब कुछ कमजोर था दोस्तों। किसके सामने? फॉर ब्रेव मैकबेथ की, मतलब मैकबेथ के सामने कुछ भी नहीं था, सब चिरकुट काम था, क्योंकि मैकबेथ है बहुत बहादुर। वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, हालांकि वो डिजर्व करता है उस नेम के बारे में। देखिए दोस्तों, ध्यान रखने की बात क्या है, इस सबको बात कह कौन रहा है? ये सारी बातें कैप्टन नाम का व्यक्ति कह रहा है ना। कैप्टन नाम का नहीं, मतलब कैप्टन कह रहा है, एक पद है ये। तो वो ये कह रहा है कि वेल वास्तव में डिजर्व करता है मैकबेथ इस नाम को, डिसडेनिंग फॉर्च्यून। तो आपको याद ये रखना है दोस्तों कि डिसडेनिंग फॉर्च्यून का जो फ्रेज है वो किसके लिए आया था पूरे प्ले में? तो वो आया था आपके मैकबेथ के लिए। कि डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, यानी वो व्यक्ति जो मैकबेथ है, जो वास्तव में भाग्य का भी तिरस्कार कर देता है, वो व्यक्ति विद हिज ब्रांडेड स्टील, चमचमाती तलवार, स्टील का मतलब तलवार के साथ, विद स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, है ना, और बिल्कुल ऐसे ब्लडी यानी खून से सनी हुई, स्मोक ऐसा गर्म, खून क्या होता है? गरम गरम होता है। एग्जीक्यूशन कि मतलब तलवार चला रहा था, धमाधम लोगों के सिर उड़ा रहा था, और इससे क्या हो रहा था? एग्जीक्यूशन हो रहा था, ब्लड का एग्जीक्यूशन हो रहा था उनसे, खून में लहू लुहान हो रहे थे लोग बाग। लाइक वेलियर्स वेलर्स मिनियन, याद रखिए दोस्तों, वेलर्स मिनियन भी किसके लिए आया है? मैकबेथ के लिए ही आया है। वेलर का मतलब क्या होता है? बहादुरी, और मिनियन का मतलब साथी, यानी बहादुरी का साथी किसको कहा गया है? मैकबेथ को। डिसडेनिंग फॉर्च्यून भी किसको कहा गया है? मैकबेथ को। कार्व्ड आउट हिज पैसेज, और कार्व्ड मतलब बना रहा था, क्या बना रहा था? अपना रास्ता, अपना पैसेज। कब तक? जब तक कि टिल ही फेस द स्लेव, जब तक कि उसने उस स्लेव को सामने ना पा लिया हो अपने। कौन है स्लेव? ये स्लेव देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, द वर्ड स्लेव इज यूज्ड फॉर मैकडॉनवर्ल्ड। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड स्लेव? मैकडॉनवर्ल्ड के लिए। व्हिच नेवर शुक हैंड्स, जिसने उससे हाथ भी नहीं मिलाया। नो, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको 2 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद ये। विच नेवर शुक हैंड्स, जिसने हाथ भी नहीं मिलाया, नॉर बेड फेयरवेल टू हिम, ना ही उसका स्वागत किया, टिल ही अनसीम्ड हिम, जब तक कि उसने उसको नहीं देखा, महसूस किया। अब देखो क्या कह रहा है, ये ध्यान रखने की बात है। फ्रॉम द नेव एंड द चोप्स, द का मतलब स्ट्रेस लग रहा है, चोप्स, नेव का मतलब होता है नाभि, पेट की नाभि, और चोप्स का मतलब जबड़ा। तो मैग एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन द बैटलमेंट्स, बैटलमेंट्स का मतलब हमारा युद्ध का क्षेत्र। तो वो देखो, अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि महाराज हम युद्ध जीतने वाले थे, है ना, तभी उनको, यहाँ से देखिए, हम महाराज युद्ध जीतने वाले थे, तभी क्या हुआ? जो पश्चिमी आइलैंड के कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने कुछ पैदल सैनिक भेज दिए, कुछ गैलो ग्लासेस यानी कुछ क्या भेज दिए? घुड़सवार भेज दिए उनको, उसने उसकी वजह से युद्ध में बदलाव आ गया। और मैकबेथ जो कि और जो मैकडॉनवर्ल्ड है वास्तव में एक रिबेल, विद्रोही लग रहा था, लेकिन सब कुछ ठंडा पड़ गया मैकबेथ के आगे, है ना। क्यों? भाग्य को भी नकार दिया उसने अपनी चमचमाती तलवार के साथ, अपने ऐसे तलवार को घुमाते हुए, रक्त रंजित करते हुए लोगों के गर्दनों को उड़ाते हुए चला गया। और भाग्य भी क्या था उसका? मिनियन, साथी था। रास्ता बनाया, क्योंकि युद्ध में देखो रास्ता सकड़ा हो जाता है, तो बड़ा समस्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। तो अपने लिए तलवार से रास्ता, भाई लोगों को मारते हुए चलेगा तो लोग गिरते हुए चलेंगे, तो रास्ता बनता हुआ चलेगा। तो अपने लिए रास्ता बनाता हुआ चल गया। कब तक? जब तक कि वो जो बेकार आदमी है, जो विलन है, स्लेव मैकडॉनवर्ल्ड, वो उसको मिल नहीं गया। और उसने उस विद्रोही जो व्यक्ति है मैकडॉनवर्ल्ड, उससे हाथ भी नहीं मिलाया, ना ही उसको फेयरवेल किया, उसका अभिवादन किया, बल्कि उसने क्या किया? नाभि से लेकर सिर तक उसके गर्दन को काट दिया, जबड़े को चीर दिया, ऊपर से नीचे तलवार नाभि में घुसाई और ऊपर खींचता हुआ चला गया और जबड़ा तक चिर गया। एंड फिक्स दिस हेड अपॉन हिज बैटलमेंट, और जो उसका सिर उखाड़ कर अपने युद्ध के क्षेत्र में ले आया। डंकन बोलता है इसकी बात सुन के, अरे वाह भाई वाह। डंकन, ओ वैलिएंट कजिन, अरे वाह मेरे बहादुर कजिन। तो देखिए दोस्तों, मैकबेथ क्या लगता है? किंग डंकन का कजिन। मैकबेथ के लिए वर्दी जेंटलमैन नामक फ्रेज किसके द्वारा बोला गया है? क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छे से कि who did use the word with the phrase worthy gentleman for the protagonist of Macbeth? तो डंकन आएगा आंसर में, ठीक है ना। तो कैप्टन तो क्या बोल रहा है? वाह कितना लायक है ये जेंटलमैन। क्वेश्चन बनेगा वो, कैप्टन बोलता है एज वेंस द, अब देखिए दोस्तों ये है समझने लायक स्टेंजा। देखिए जरा ध्यान से देखिए, एज वेंस, वेंस का मतलब वेयर, आर के एक वर्ड है, आपको अच्छी तरह से पता है, जो ओल्ड टाइम यूज होते थे। एज वेंस द सन गिन्स, गिन्स का मतलब बिगिंस, हिज रिफ्लेक्शन, कि जहां से जो सूरज है वो निकलता है, अपना रिफ्लेक्शन देता है, अपनी रोशनी देता है। शिप रैकिंग स्टॉर्म्स, वहीं से क्या आते हैं? शिप यानी जहाजों को, रैक यानी तोड़ने वाले तूफान वहीं से आते हैं।
एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, और जो विनाशकारी तूफान वहीं से आते हैं और सब कुछ को तबाह कर देते हैं। मतलब पूरब की दिशा से सूरज निकलता है, पूरब की दिशा से ऐसे जहाज निकलते हैं जो कि सब कुछ, ऐसे स्टॉर्म्स निकलते हैं जो कि सब कुछ तबाह कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग बैंस कंफर्ट, स्प्रिंग तो वहीं से जहां से क्या आता है, स्प्रिंग आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आयरनी दिखाई जाएगी आपको शानदार तरीके से। कंफर्ट सीम टू कम, डिस्कम्फर्ट स्वेल्स, मतलब वहीं से, वैन से नहीं, वेयर कंफर्ट सीम टू कम, जहां से क्या आता है, कंफर्ट आता है, डिस्कम्फर्ट स्वेल्स, वहीं से डिस्कम्फर्ट भी तो आता है। आयरनी हुई, एक दूसरे के विरोधाभास की बात कर दी। मार्क, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसने कहा कि जहां से सूरज निकलता है वहीं से वो तूफान भी निकलते हैं, जहां से शिप टूट जाते हैं। उसी तरह से इसने इसी के पैटर्न पे कहा गया है कि जहां से कंफर्ट आता है वहां से डिस्कम्फर्ट भी आता है। मार्क सुनो, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो डंकन कहाँ का राजा है दोस्तों, स्कॉटलैंड का। मार्क सुनो, नो सूनर जस्टिस हैड विद हिज वैलर, वैलर का मतलब ब्रेव आर्म, कि मतलब भाग्य है ना, जो न्याय है, उसने भी हमारा साथ दे रखा है, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि जो वेलर, जो ब्रेव, जो आर्म्ड है, कंपेल्ड दी स्कीपिंग, अब उसने क्या किया अपनी बहादुरी से, स्कीपिंग जो उछलते हुए जो कॉन्स हैं वो नहीं आए थे पैदल सैनिक, टू ट्रस्ट देयर हील्स। हील्स का मतलब होता है देखो एड़ियां, लेकिन अब एड़ियों से तो कुछ अर्थ निकलेगा नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब बनेगा कि मैकबेथ इतना बहादुर था, इतना वेलर था कि उसने जो सेना आई थी ना पैदल सैनिक, उनको अपनी हील्स पर, अपनी एड़ियों पर पीछे भागने को मजबूर कर दिया, क्योंकि वो तमातम तलवार चलाते हुए जा रहा था। अगर नहीं हटते तो मैकबेथ तो उनको भी उड़ा देता। बट द नॉर्वेन लॉर्ड, लेकिन जो नॉर्वे का, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, लेकिन तभी जो नॉर्वे के लॉर्ड हैं, सर्वेइंग वेंटेज, उन्होंने फायदा उठाया, वेंटेज मतलब एडवांटेज उठाया उस चीज का, विद फर्विस्ड आर्म्स, बिल्कुल नए ताजा तरोजे, नए ताजा बिल्कुल आर्म्स, हथियार भेजे, न्यू सप्लाइड ऑफ मैन, नए सैनिक भेजे। और क्या किया, विद बिगिन ए फ्रेश असॉल्ट, और बिल्कुल एक ताजा हमला किया उन्होंने, किन्होंने, नॉर्वे के लॉर्ड ने। तो डंकन ने कहा, अरे डिसमेड नॉट दिस और कैप्टन की, कहीं इस सब चीज ने, कि भाई उनकी नई सेना आ गई है, इसने हमारे जो कैप्टन है मैकबेथ एंड बैंक को, उनको कहीं निराश तो नहीं कर दिया। तो कैप्टन किन के लिए आया है दोस्तों, मैकबेथ एंड बैंक के लिए, दोनों ही शामिल हैं, ध्यान दीजिएगा। कैप्टन, तो आगे देखते हैं कैप्टन। हाँ, अब वो बोल रहा है ना कि कहीं उन्होंने डरा तो नहीं दिया हमारे कैप्टन मैकबेथ और बैंक को। तो कैप्टन बोलता है, हाँ डराया ना महाराज, एज स्पैरोज ईगल, उतना ही डराया जितना चिड़िया बाज को डराती है। अब आपको लगता है कि चिड़िया बाज को डरा सकती है, तो क्या लगता है कि मैकबेथ और बैंक को डर सकते हैं सामने वाले से? अब देखो ये भी ताने वाली सटारिकल वे में कह रहा है, हाँ महाराज डरे ना बैंक, मैकबेथ और बैंक को, इतना डरे जितना कि स्पैरो डलती है, डराती है ईगल को, तो वो संभव नहीं है, तो मैकबेथ और बैंक को भी नहीं डरे। और हेयर द लाइन, और जितना खरगोश डराता है शेर को, तो वो भी संभव नहीं है। इफ आई से सूद, यदि मैं सच कहूँ ना महाराज, ट्रुथ, सूद का मतलब ट्रुथ, आई मस्ट रिपोर्ट, तो मैं कहूंगा, इस बात को कहूंगा, देवर एज कैनन्स, वो तो तोप की तरह लग रहे थे, ओवर चार्ज, जो कि भरे हुए थे, फिर डबल क्रैक्स, यानी दुगनी फोर्स से, क्रैक्स मतलब फोर्स, दुगनी ताकत से, सो दे डाउडली रीडबल्ड 4x पावर। अब देखो दूर सुनिए, डबल मतलब दो गुना, रीडबल्ड मतलब उसका भी दो गुना, तो दो गुना दो बराबर चार, यानी उनके अंदर कितनी गुना पावर आ गई थी, 4 गुना पावर। इस देखिए दोस्तों, मैंने इसीलिए ये हर चीज अपने आप से लिखी है, ताकि आपको कभी भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको रिकॉल करने में इजी रहेगा। आपको शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कह रहा है फोरग्राउंड स्ट्रोक्स अपॉन हिम फो, फो का मतलब एनिमी, ये देखो थोड़ा कवर हो गया इस चीज से, एनिमी। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा एनिमी वाली बात, कि बोल रहा है कि हाँ, अपने 4 गुना ताकत दिखाई इन्होंने, स्ट्रोक्स अपॉन द फो, और क्या पड़े, स्ट्रोक्स टूट पड़े सामने वाली दुश्मन सेना पर, एक्सेप्ट दे मीन टू बेद इन रेकिंग। अब देखो वाउंड्स, वाउंड्स मतलब क्या होता है, घाव, और वो क्या करना चाहते थे, बाथ, नहाना चाहते थे, बेद, वैसे बेद बोलेंगे इसको, वो नहाना चाहते थे उस बहते हुए घावों में, यानी लोगों को जो मार रहे थे, उनकी इच्छा थी कि मैं बिल्कुल नहा लूं इन चीजों से। और मेमोराइज अनदर गोलगोथा, देखिए दोस्तों गोलगोथा का मतलब क्या होता है, गोलगोथा वो प्लेस है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था। तो यही कहना चाह रहा है कि मैं डर गया था इस बात को देखकर कि कहीं वो गोलगोथा ना बना दे इसको दूसरा। आई कैन नॉट टेल, मैं बता नहीं सकता महाराज, आई बट आई एम फेंट, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अब सॉरी, बट आई एम फेंट, मैं बहुत बेहोश हो रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ब्लडी था वो, मतलब खून से सना हुआ था। माई गैशेस क्राई फॉर हेल्प, मेरे जो घाव हैं उनको मदद की जरूरत है। डंकन, सो
वेल द वर्ड्स बिकेम दी एज दाई बाउंड। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सो वेल दाई वर्ड्स, इतने ही अच्छे वर्ड्स हैं तुम्हारे, दाई मतलब तुम्हारे, आर के एक वर्ड्स हो गया, इतने ही अच्छे वर्ड्स हैं तुम्हारे, बिकम दी एज दाई बाउंड, जितने की तुम्हारे घाव हैं, यानी तुम्हारे घाव और तुम्हारे वर्ड्स दोनों ही शानदार हैं, दोनों ही तुम्हारी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं। दे स्मैक ऑफ ऑनर बॉथ, यानी अब देखिए इसको भूलेंगे इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है इस चीज को, कि तुम्हारे घाव और तुम्हारे शब्दों दोनों में ही किसकी खुशबू आ रही है, ऑनर किसकी आ रही है, सम्मान की खुशबू आ रही है तुम्हारे घाव और तुम्हारे शब्दों से। गो गेट हिम सर्जन, चलो एक काम करो, इसको चिकित्सा के सर्जन के पास ले जाओ। द कैप्टन इज लेड ऑफ बाय अटेंडेंस, और फिर उस कैप्टन को अटेंडेंस के द्वारा ले जाया जाता है। एंटर रॉश एंड एंगल्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सारी राम कहानी किसने कही है, कैप्टन ने कही है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देखिए। एंटर रॉस एंड एंगल्स, तो तभी रॉस और एंगल्स एंटर करते हैं, तो बोलता है कि वो, अरे कौन आ रहा है भाई, हु कम्स हियर, कौन आ रहा है, तो मेलकम बोलता है द वर्दी थेन ऑफ रॉस। अब देखिए पूछेगा द वर्दी थेन ऑफ रॉस कौन है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ध्यान से देखिए कि किसको कहा गया है वर्दी थेन ऑफ रॉस, यानी मेलकम जो उनका बेटा है किंग डंकन का, क्योंकि राजा अपने बेटे को भी तो कोई पद दिया करके मतलब पद देकर रखा करते थे, तो उसने अपने बेटे मेलकम को रॉस मतलब ठेन ऑफ रॉश, रॉश जगह का नाम है, कोई स्थान का नहीं है, तो वो वर्दी ठेन है जो रॉश का है ना, उसको वो आ रहा है। लेनॉक्स बोलता है व्हाट ए हेस्ट लुक थ्रू हिज आईज, कितनी जल्दीबाजी, हेस्ट मतलब कितनी जल्दीबाजी दिखाई दे रही है उसकी आंखों में, किसकी आंखों में, मेलकम की आंखों में। सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बड़ी ही अजीब से चीजें बोलने वाला है, मतलब इतना जल्दीबाजी में वो दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या है उसका मामला। रॉस बोलता है गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। डंकन क्या कहता है कि वेंस यानी फ्रॉम वेयर कम्स यू, तुम कहां से आ रहे हो वर्दी टेन। रॉस बोलता है मैं 5 से आ रहा हूँ, 5 जगह का नाम है, मैं 5 से आ रहा हूँ महान राजा। वेयर द नॉर्वेन बैनर्स फ्लाई आउट, अब देखिए दोस्तों याद रखने की बात क्या है, तो क्वेश्चन बनता है कि नॉर्वेन बैनर्स कहां से उतार, मतलब कहां पर फ्लाई हो रहे थे स्काई में, तो वो हो रहे थे 5 में, और 5 का टेन कौन था, रॉश, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि जहां नॉर्वे के जो बैनर है ना, नॉर्वेन बैनर्स, वो फ्लाइट आसमान में उड़ रहे हैं और फैन पंखा कर रहे हैं, हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं, ठंडा बना रहे हैं बिल्कुल। और जो नॉर्वे है, जो किंग ऑफ, अब देखो नॉर्वे हिमसेल्फ किसके लिए आया है, किंग ऑफ नॉर्वे के लिए, कि जो नॉर्वे का राजा है विद टेरिबल नंबर्स, उसको कई नंबर्स में असिस्टेड हेल्प, मतलब मांगी है उसने, मतलब क्या किया उसने, हेल्प की है, किसकी हेल्प की है, हमारे विरोधी की, बाय मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर। अब सवाल ये है कि मोस्ट डिस्ट्रॉयड ट्रेटर किसके लिए आया है, अब कौन था उनका विरोधी, वो था मैकडोनवर्ल्ड यानी ठेन ऑफ काउडर। तो उस नॉर्वे के राजा ने उसकी मदद की है भाई, कौन था वो डिसलॉयल ट्रेटर है ना, उसकी मदद की है, द ठेन ऑफ काउडर बिगन अ डिसमल कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी वजह से क्या हुआ, एक निराशाजनक संघर्ष चालू हो गया। टिल द बेड, और लेकिन कब तक रहा ये, टिल दैट बेलोनास ब्राइड ग्रूम, जब तक कि वो बेलोना, बेलोना कौन, युद्ध की देवी है, उसका जो ब्राइड ग्रूम है, उसका जो दूल्हा है, किसको कहा गया, मैकबेथ को, लैब्ड इन प्रूफ यानी कवर्ड नहीं कर लिया उसने, जो बुलेट प्रूफ था बिल्कुल, कन्फ्रंटेड सामना किया उसने, विद सेल्फ कंपैरिजन, अपनी खुद से तुलना करते हुए देखो, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट मतलब बिंदु के अगेंस्ट बिंदु, मतलब रिबेलियस आर्म्स अगेंस्ट रिबेलियस आर्म्स, इसका मतलब जो आर्म्स हमने उन्होंने यूज किए वही आर्म्स हमने भी यूज किए, यानी आर्म्स के अगेंस्ट आर्म्स यूज किए गए मैकबेथ को, चाहे किसी के द्वारा, कुल मिलाकर युद्ध ढंग से चला और सारे हथियार एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। कर्बिंग यानी ट्राइंग टू स्टॉप, यानी उसको रोकते हुए, हिज लेविश स्पिरिट, उसकी बढ़ती हुई सेना को, किसकी बढ़ती हुई सेना को, मैकडोनवर्ल्ड की। एंड टू कंक्लूड, और कंक्लूजन तो एक ही क्या बात कहता है महाराज, द विक्ट्री फेल ऑन अस, की जीत हमारी हुई। डंकन कहता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी की बात है। रॉस कहता है दैट नाउ जो स्वेनो है, यानी जो नॉर्वे का जो किंग है स्वेनो, वो क्रेव्स, क्रेविंग है उसकी, यानी चाहता है हमसे कंपोजिशन, बस भाई हमको क्षमा करो, सुलह करो, कुछ तो करो, तो कंपोजिशन चाहता है हमसे। नॉर वुड वी डेन हिम बरियल ऑफ हिज मैन, लेकिन हम उसको परमिशन नहीं देंगे उसके एक भी सोल्जर को, मैन एक भी सोल्जर को दफनाने की, टिल ही डिसबर्स्ड और सेंट कॉम्स $10,000 टू हमारे जनरल, टू आवर जनरल यूज, जब तक कि वो जो दे ना देगा, सेंट कॉम्स जो इंच है, जो आइलैंड है एक तरह का, उसमें हमारे को $10,000 नहीं दे देगा हमारे जनरल यूज के लिए, तब तक हम उनके सैनिकों को जो मर गए हैं उनको 1 इंच भी जगह नहीं देंगे, है ना।
तो डंकन बोलता है नो मोर दैट थेन ऑफ काउडर शैल डिसीव। अब वो देखो, वो जो काउडर पकड़ा गया, जो उनका विरोधी था, उन्हीं की सेना का मतलब उन्हीं की दल का आदमी था, विरोध में चला गया। अब वो क्या कह रहा है कि नो मोर दैट थेन ऑफ काउडर शैल डिसीव, अब कोई और थेन ऑफ काउडर मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मारने वाला है उसको। और बोजम इंटरेस्ट, और हमारी जो बोजम है, हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है, उसको भी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। गो प्रोनाउंस हिम प्रेजेंट डेथ, जाओ और कह दो उस थेन ऑफ काउडर को, यानी हमारा जो थेन ऑफ काउडर है जो विरोधी से मिल गया है, जाओ कह दो। क्या दे रहे हैं हम उसको? डेथ, यानी मृत्यु दंड उसको दे रहे हैं। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ, और जो उसका टाइटल है ना थेन ऑफ काउडर, अब वो थेन ऑफ काउडर दे दो आप मैकबेथ को, यानी अब से मैकबेथ कहलाएगा थेन ऑफ काउडर। अब देखिए दोस्तों, मैकबेथ अभी थेन ऑफ ग्लैमिस है, यानी ग्लैमिस का थेन है, और अब जब उसको मैकडोनवर्ल्ड को मार दिया जाएगा, उसके बाद उसकी उपाधि मैकडोनवर्ल्ड को, मैकबेथ को दे दी जाएगी। अब मैकबेथ जो कहलाएगा वो थेन ऑफ काउडर कहलाएगा। तो रोश कहता है आई विल सी इट डन, मैं देख लूंगा महाराज, मैं कर दूंगा ये काम आपका, जो उसको उपाधि देने वाला है, और उसकी जो किलिंग है, जो मैकडोनवर्ल्ड को मारने का काम भी मैं ही देख लूंगा। डंकन कहता है, अब देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा कोट है, व्हाट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैज वन, कि जो कुछ उसने पाया, ही कौन है दोस्तों? ही है मैकडोनवर्ल्ड, कि जो मैकडोनवर्ल्ड ने खोया, क्या खोया? उसने अपना पद खोया थेन ऑफ काउडर का। नोबल मैकबेथ हैज वन, वो किसने पा लिया, किसने जीता? वो मैकबेथ ने जीता। इसका मतलब जो मैकडोनवर्ल्ड ने खोया वो आपके मैकबेथ ने जी लिया और जीत लिया, और इसी तरह से वो दोनों निकल जाते हैं और ये एक्ट समाप्त हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आगे आगे इसी इंटरेस्टिंग तरीके से अर्थ को बताते हुए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के पैटर्न्स को समझाते हुए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, स्पेशली आरपीएससी जो करवाती है एग्जाम, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आरपीएससी बहुत डीप क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। अगर आपकी टेक्स्ट पे पकड़ नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते उन सवालों को सॉल्व। हो सकता है कहीं से 700-800 सवाल मिल जाएं, लेकिन क्या गारंटी, क्योंकि उनकी वो सवाल बन जाए उनमें से। तो आपको टेक्स्ट पे पकड़ रखनी है। और इसी सिलसिले के साथ हम आज की ये क्लास को यही विराम देते हैं और कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।